दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज कुरुक्षेत्र की चर्चा की। और मैं आपसे कहना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स से कि इस प्रोग्राम को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ऐसे सीनियर डॉक्टर्स का पैनल बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले पद्मश्री डॉक्टर सौमित्र रावत का, हेड सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लीवर ट्रांसप्लांट, दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल। डॉक्टर रावत, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर इंद्रनील बसु रे, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, मेम्फिस टेनेसी यूएसए से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर रे, स्वागत है आपका भी सर। डॉक्टर सुशीला कटारिया जी, सीनियर डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, वेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर कटारिया, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर रजय नारायण, डायरेक्टर ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूके। डॉक्टर नारायण, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजीव चौबे हमारे साथ हैं शांघाई चाइना से। डॉक्टर चौबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज कोरोना के इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, ये बहुत कम देशों में है भी है, भारत में इसका कोई केस नहीं है। और इंसिडेंटली भारत में आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो पिछले 551 दिन के 551 डेज के सबसे कम केस रिकॉर्ड किए गए, केवल 6,990। तो क्या हम किसी फॉल्स कॉम्प्लेसेंसी में जी रहे हैं? क्योंकि दुनिया भर में एक किस्म का खतरा आ रहा है, भारत में हमें लग रहा है खतरा धीरे धीरे घट रहा है। तो हम क्या जानते हैं, अगर मैं शुरुआत कर सकूं डॉक्टर रावत आपसे, इस नए ओमिक्रॉन के वेरिएंट के बारे में, भारत के लिहाज से कितना घातक और खतरनाक हो सकता है? सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये जो वायरस है अभी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन जिस तरह से ये पहले पाया गया साउथ अफ्रीका में, और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज लगी कि म्यूटेशन वायरस में 50 से ज्यादा हुए हैं, और जो स्पाइक प्रोटीन रीजन होता है वहां पर ये 30 म्यूटेशन हैं। तो इसीलिए बहुत जल्दी इस वायरस को वायरस ऑफ कंसर्न घोषित किया गया WHO ने। ये मेरे ख्याल से पहली बार हुआ होगा कि इतनी जल्दी उन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया। नॉर्मली थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वेरिएंट ऑफ कंसर्न देते हैं नाम। वेरिएंट ऑफ कंसर्न होने के लिए वायरस में ट्रांसमिशन ज्यादा होना चाहिए, विरुलेंस भी होना चाहिए। विरुलेंस का अभी हमें पता नहीं है कि इस वायरस का विरुलेंस कितना ज्यादा है। डॉक्टर साहब, विरुलेंस का मतलब भी समझा दीजिए। विरुलेंस का मतलब ये ज्यादा गंभीर बीमारी करेगा? ये है, विरुलेंस का मतलब ये है इन्फेक्शन जो हो वो सीरियस लेवल के इन्फेक्शन हो। और दूसरा तीसरी चीज होती है इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, जहां पर की एंटीबॉडीज की एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के जो मेडिकल एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद बोला है कि जितने भी पेशेंट हैं अभी साउथ अफ्रीका में, किसी में सीरियस इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो अभी यह है कि हमें सतर्क रहना है, बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराना या पैनिक नहीं होना है। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में हमें इस वायरस के बारे में ज्यादा मालूम चलेगा। लेकिन वही है हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो थोड़ा ढीला हो गया था अपने कंट्री में, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। घर से बाहर निकले, मास्क लगाइए, नाक और मुंह दोनों कवर करने चाहिए, सैनिटाइजर या हाथ वॉश रेगुलरली करिए, 6 गज की दूरी रखिए। वैक्सीन अगर आपने नहीं ली है, अभी भी 10-15 करोड़ हमारे लोग बाग हैं जिनका फर्स्ट डोज लगा है, सेकंड डोज में वो हिचकिचा रहे हैं, उन्हें तुरंत वैक्सीन लेनी चाहिए। और जहां पर भी कोई भी कोरोना केस होता है, उसकी जीनोम सीक्वेंस होनी चाहिए देखने के लिए ये नया वायरस तो नहीं है। और टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और आइसोलेट, ये बहुत जरूरी हमें करना है। ये सारे वो सबक हैं जो हमने सीखे हुए थे, लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना बहुत ढीला, आपने कहा थोड़ा ढीला, मैं कहता हूं बहुत ढीला पड़ गया है। अब आप दिल्ली में बाहर निकलिए तो मास्क लगाया हुआ आदमी बेवकूफ लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया ने मास्क नहीं लगाए हुए होते। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों को ये याद दिलाना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। अब अगर डॉक्टर नारायण आपके पास में आ सकूं, क्योंकि यूके में ये केस डिटेक्ट किया गया है, हम लोग लगातार कुछ सवाल भी चला रहे हैं आम सब बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स वो समझ पाए कि आपको किस सवाल का उत्तर मिल रहा है। तो पहला सवाल हमारा यह था कि क्या ये सबसे अभी तक का खतरनाक वेरिएंट है? क्या आप इससे सहमत हैं डॉक्टर नारायण? जी शुक्रिया सौरभ। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पास इस वायरस के बारे में बहुत ही कम जानकारी है।
क्योंकि अभी हफ्ता 10 दिन ही हुआ जब से पता चला इस वायरस के बारे में, इस वेरिएंट के बारे में। जहां तक जानकारी मिली साउथ अफ्रीका से, ये जो वायरस है बहुत ही हल्का डिजीज अभी कॉज कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जैसा डॉक्टर रावत ने बताया कि बहुत तेजी से फैल सकता है। तो जरूरी है कि हम अपना जो प्रिकॉशन है उसको अपना मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो बात हो रही थी उसको जारी रखें। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के हिसाब से जो सबसे जरूरी बात हमारे हिसाब से ये है कि लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आए, लोग सेकेंड डोज लें, और जिनको जरूरत है उनको थर्ड डोज भी पड़ना चाहिए। क्योंकि आप समझे कि मैक्सिमम रिसर्च अब आ गया है कि 2 डोज सिर्फ आपके 6 महीने तक ही वैलिडिटी रहती है। आप समझे कि 30% लोगों को यूके में बूस्टर डोज पड़ चुका है। फर्स्ट डोज 90% लोगों को, सेकेंड डोज 80% लोगों को, और बूस्टर डोज 30% लोगों को पड़ चुका है। उसके बावजूद हमारे यहां 40 से 50 हजार पॉजिटिव केसेस डेली बेसिस पे हो रहे हैं, लेकिन एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, डेथ उतने नहीं हो रहे हैं। तो यह साबित करता है कि वैक्सीन इफेक्टिव होते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग आगे आके जितना हो सके वैक्सीन लें। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीन कम से कम कामयाब है इस वेरिएंट के खिलाफ भी, ऐसा अभी तक हम मान के चल रहे हैं? अभी तक तो यही जानकारी है, लेकिन हो सकता है कि हमको अपने वैक्सीन को ट्वीक करना पड़े, थोड़े कुछ चेंजेस करना पड़े। उसकी अभी रिसर्च चल रही है, होपफुली अगले 1-2 हफ्तों में वो जानकारी भी आ जाएगी। जी ठीक। डॉक्टर रे, जैसा कि अभी डॉक्टर नारायण ने बताया कि वैक्सीनेशन अब लगभग पूरी दुनिया में चल रहा है। ये बड़ी सैड पार्ट है कि जहां ये नया वेरिएंट पाया गया है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, वहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है। तो एक तो ये भी सबक है दुनिया के लिए कि पूरी दुनिया को वैक्सीन की जरूरत है। जो कुछ एक देश हैं जो कि जिन पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने वैक्सीन होर्डिंग कर रखी है, तो उसका नुकसान उनको भी होगा अल्टीमेटली, क्योंकि वायरस कहीं और म्यूटेट करेगा लेकिन उनके देश में भी वो आ सकता है। हम अभी तक जितना जान पाए हैं, WHO ने जो बताया है, जिसकी वजह से सबकी आंखें खुली इस वेरिएंट को लेकर के, ग्लोबल रिस्क WHO की असेसमेंट है वेरी हाई। इसको अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा सकें डॉक्टर रे। देखिए, ये जो वायरस है, कोई भी वायरस, सिर्फ ये वायरस नहीं, कोई भी वायरस का एक एवोल्यूशन होता है। वो एवोल्यूशन तभी हो पाता है अगर आप अनवैक्सीनेटेड है, क्योंकि आप में घुस के वो ट्राई करेगा कि अपने आप को कितनी इंप्रूव कर सके ताकि अगले आदमी को और ज्यादा आसानी से इन्फेक्ट कर पाए। तो इसी कारण से इतनी म्यूटेशन होते रहते हैं। लेकिन ये थोड़ा हिस्टोरिकली रेयर है कि एक ही वायरस में विद इन अ फ्यू। डॉक्टर रे, चूंकि सब वीडियो लिंक पर है इसलिए कनेक्शन में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते रहेंगे। अगर ये सवाल मैं डॉक्टर चौबे के पास जा सकूं। डॉक्टर चौबे, वैक्सीनेशन ही इलाज है? देखिए, मैं 2-3 चीजों से मतलब बोलना चाहूंगा, सबका सबब करना चाहूंगा। अगर अभी आज के डेट में हम देखें तो रशिया और यूके, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, वहां पे जबकि ये ओमिक्रॉन वायरस नहीं है, फिर भी ये वायरस का ओवरलोड और नंबर ऑफ केसेस ज्यादा देखने को मिला है। और इनफैक्ट चाइना में भी बहुत सारे प्रोविंसेस में, इनफैक्ट 21 प्रोविंस में ये केसेस देखने को मिल रहा है, ऑल्दो इट इज नॉट द ओमिक्रॉन वायरस। नंबर 1, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे ओमिक्रॉन वायरस के बारे में। तो ओमिक्रॉन ठीक है, इट्स अ म्यूटेशन ऑफ द वायरल, जो हमारी ह्यूमन बॉडी से ही बेसिकली जिसको इन्फेक्ट होता है, उसी के बॉडी से अगर वो कहीं ट्रांसमिट होता है तो एक वो कह सकते हैं कि उसका दूसरा वर्जन यानी म्यूटेशन जो है वो मतलब फैलता है और लोगों में इन्फेक्ट करता है। वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स एक हमारे पास अभी यही सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास कोई इसका एग्जैक्ट ड्रग और ना कोई इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो भी है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जो भी ट्रीटमेंट है वो हम सपोर्ट के बेसिस पे, सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट, मोस्ट लाइकली वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट लाइक सार्स, जो मोस्टली जो निमोनिया जिसको हो गया है उसको हम लोग वैसा ही ट्रीटमेंट देते हैं जैसे पहले हम देते रहे हैं। इसमें कोई नया चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली हम अलग अलग ड्रग्स का यूज कर रहे हैं और अलग अलग ड्रग्स से थोड़े बहुत बेनिफिट्स हुए हैं जो बाद में फेलियर भी हो गए हैं, और बाद में कुछ ड्रग्स जो बेनिफिशियल भी हुए हैं। बट एट द टाइम बिंग मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा, जो डॉक्टर हमारे सुमित रावत सर हैं, कि हमें वही है कि प्रिकॉशन इज द ओनली वे दैट वी कैन प्रिवेंट, कि वही सोशल डिस्टेंसिंग एंड अवेयरनेस, मास्किंग एंड एवरीथिंग।
रिगार्डिंग ओमिक्रॉन वायरस में ये कहना चाहूंगा कि अभी तक चूंकि बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड हांगकांग और जहां भी ट्रैवलिंग सिचुएशन जहां चल रही है और कुछ केसेस इंडिया में भी ट्रैवल हुआ है, जिससे रिसेंटली एक केस ट्रैवल हुआ था साउथ अफ्रीका से, इसको मुंबई शिफ्ट किया गया है। बट वी डोंट नो वेदर इट्स ओमिक्रॉन और समथिंग एल्स, हमें नहीं पता इसके बारे में। लेकिन यही है कि हमें जो जैसे चाइना आज के डेट में 0 टॉलरेंस कोविड केस पे चल रहा है, 0 क्वारंटाइन, तो मतलब इनके पास अगर एक भी केस आता है तो वो पूरा एरिया ही, मतलब रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट हुआ था कि हमने 3 दिन पहले, और इन्होंने लगभग 17 हॉस्पिटल को ही पूरा लॉकडाउन कर दिया। इवन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को भी 2 दिन के लिए निकलने नहीं दिया गया अनलेस एंड अनटिल दे फाउंड कि ये क्लियर है कि नहीं, मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इतना अगर इस लेवल पे, इतना प्राइमरी लेवल पे अगर ये प्रिकॉशन ले रहे हैं जी, तो हमको, जब हम इंडिया में इतना कंट्रोल कर चुके हैं और मोर देन 100 करोड़ का हम वैक्सीनेशन डोज दे चुके हैं, तो आई थिंक हम लोगों को इसको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन जैसा भी आपने बताया कि चीन में इतनी ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है और भारत के अंदर भी अफ्रीकन कंट्रीज से ट्रैवल तो कुछ हुआ है, और जैसा आपने एक केस बताई वो बात सही है। एक मिलिट्री से जुड़ी हुई एक कैप्टन थी साउथ अफ्रीकन कंट्री की, किसी वो जो है एमपी में एक जगह पर जाकर के मिली हैं, उनका भी टेस्ट वगैरह सब हुआ है। तो ये सब कुछ यहाँ भी हो रहा है। लेकिन डॉक्टर रे एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ, मैं उनकी बात सुन लूँ, उसके बाद फिर हम डॉक्टर कटारिया के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ भारत में लोग देखिए इस बात से वरिड हैं कि अगर एक भी इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस मान लीजिए भारत में आ गया, तो क्या वो अपने आप में एक नई वेव ट्रिगर करने के लिए काफी है? हाँ, नहीं, देखिए, पहले बात तो यह है कि अल्टीमेटली भारत में आएगा, कोई सवाल नहीं है नहीं आने का। अब कितना देर से आता है उससे डिपेंड, 2-3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो ट्रैवल अगर हम लोग मान ले बैन कर दे, जैसे यूएस वगैरह ने किया है, तब 2-3 हफ्ते के लिए इट मे गेट डिलेड, लेकिन अल्टीमेटली आएगा, क्योंकि दिस इज हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस, 100% आएगा। नंबर 2 इज कंट्रोल। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा 3-4 कारण के लिए। एक तो अगर वैक्सीनेशन एग्रेसिवली शुरू किया जाए तो हो सकता है, अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि ये पर्टिकुलर वायरस वैक्सीन से रिफ्रैक्टरी है, मतलब वैक्सीन काम नहीं करता है, ऐसा कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं है। इनफैक्ट नॉन क्लिनिकल, मतलब जो लैब में टेस्ट होते हैं, उसमें देखा गया कि मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन, अगर आपको एक्स्ट्रा डोज दिया गया, बूस्टर दिया गया हो, तो और इफ यू हैड द सेकेंड डोज विद इन द लास्ट 6 months, यू आर पॉसिबली प्रोटेक्टेड। ये तो नंबर 1। नंबर 2, ऑलरेडी कई फार्मास्यूटिकल कंपनी टारगेटेड वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है, ताकि इस पर्टिकुलर वायरस को टारगेटेड वैक्सीन बनाना। तीसरा, ये भी नहीं भूलना चाहिए, जो अभी तक हम लोग के पास नहीं था लेकिन अभी है, देयर आर 2 drugs, both of which can block the virus and both of them are effective. The only thing that is possibly not effective against this virus is something called antibody. आपको पता होगा जो सीवियर डिजीज है उनको एंटीबॉडी लेके, मतलब जिनको कोविड हो चुका है उनकी खून से एंटीबॉडी निकाल के दिया जाता था जी। और रेजेरॉन करके एक कंपनी है जिन्होंने आर्टिफिशियल एंटीबॉडी बनाया है। आज 2 घंटा पहले रेजेरॉन की स्टेटमेंट आया है कि शायद ये रेजिस्टेंट टू द एंटीबॉडीज। ठीक है, हम लोग एंटीबॉडी कितने लोगों को देते हैं? बहुत कम लोगों को देते हैं। तो मेरे ख्याल से डरने का कोई बात नहीं है। और दूसरा बात ये भी सही है जो डॉक्टर रावत ने कहा है, इट्स अ हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस, दैट डजंट मीन इट इज अ हाईली डेंजरस वायरस। वायरस का डेंजर 2-3 चीज से होता है। नंबर 1 इज हॉस्पिटलाइजेशन करता है कि नहीं, मॉडरेट टू सीवियर डिजीज करता है कि नहीं, मल्टी ऑर्गन फेलियर करता है कि नहीं, और लास्ट डेथ होता है कि नहीं जी। ठीक, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है इन चारों में कुछ करता है कि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस आर वेरी माइल्ड। तो मेरे ख्याल से इट इज कंसर्निंग, बट इट इज नथिंग टू गेट पैनिक्ड। देखिए, WHO ने, डॉक्टर कटारिया, 2 बातें जो कही, जो कि जिसमें से एक तो आप सबने भी कही कि हायर ट्रांसमिसिबिलिटी है, ज्यादा तेजी से ये फैल सकता है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन ऑफ ओमिक्रॉन एज कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स। किसी को अगर इस वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ तो उसको इसका दोबारा इन्फेक्शन जल्द हो सकता है, ऐसी इसकी टेंडेंसी पाई गई है। भारत की सारी समस्याओं को देखते हुए, हमारी आबादी, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी वैक्सीनेशन की स्पेस हालांकि बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत आबादी अभी बाकी है वैक्सीनेट होने से। हमारे लिए चैलेंजेस बताइए।
देखिए, WHO ने जो कहा कि ओमाइक्रॉन में री इन्फेक्शन का रेट ज्यादा हो सकता है, वो इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि जो ओमाइक्रॉन की जो स्पाइक प्रोटीन है, जो कि मेन एरिया होता है जो एंटर करता है, और सारा ट्रीटमेंट भी हमने ओमाइक्रॉन के जो स्पाइक प्रोटीन है, मतलब कोविड-19 का जो स्पाइक प्रोटीन है, उसी पे टारगेट किया हुआ है। वैक्सीन्स भी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं, और मोस्टली जो ट्रीटमेंट है वो भी स्पाइक प्रोटीन किस तरह एस रिसेप्टर को ना ब्लॉक कर सका है, इस पे ही हमने सारा टारगेट किया है। सो ऐसा चांस तो हो सकता है क्योंकि 50% जो अटैचिंग एरिया है उसमें म्यूटेशंस आ गई हैं, लेकिन इसका ये जरूरी नहीं कि ये सीवियर डिजीज करेगा। बहुत सारी म्यूटेशंस हमने कई बार ये भी देखा है कि वायरस को वो वीक कर देता है, ट्रांसमिसिबिलिटी रहती है लेकिन विरुलेंस नहीं रहती। तो ये तो अगले 2-3 सप्ताह हमें पता चलेगा कि इसका क्या रहता है। जो चैलेंजेस हमारी कंट्री के लिए हैं, मैं कहूंगी कि सेकेंड वेव से काफी बेहतर स्थिति में हम, ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल रिहर्स्ड सिस्टम है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से लेके टोसिलिजुमैब, जो भी स्टेरॉइड्स, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। हमें पता भी है कि अपस्केल कैसे करना है। वैक्सीनेशन भी सेकेंड टाइम पे जो इतनी नहीं हुई थी, अब हम 10 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी लगा चुके हैं। सीरो सर्वेलेंस स्टडीज भी ये बता रहे हैं कि हम काफी अच्छी हालात में हैं। सो चैलेंजेस होंगे अगर दोबारा से सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है। इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी होंगे कि आप सिस्टम को कब तक बंद कर सकते हैं, आप खोलते हैं फिर बंद कर सकते हैं। लोग फाइनेंशियल बर्डन से भी जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि हम कम से कम 10 गुना बेहतर स्थिति में हैं सेकेंड वेव से के कंपैरिजन में इस वेव में। अभी आपने जो दूसरी बात, अभी पीछे ही बात आई थी, कई कंट्रीज ने ट्रैवल बैन कर दिया है। भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बेहतर चल रही है। अभी हमारे जीडीपी के आंकड़े भी अभी नए आए हैं, वो भी बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक हैं। लेकिन डॉक्टर रावत, बहुत से स्टेट्स भारत में अब ये मांग कर रही हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल ट्रैवल अगले महीने से खुलने जा रही थी, उसको रोका जाए। अभी इंटरनेशनल ट्रैवल शेड्यूल, जो नॉर्मल ट्रैवल होता है इंटरनेशनल ट्रैवल, वो नहीं रिज्यूम करना चाहिए। आप इस हक में? आई थिंक सौरभ जी, इसको बड़ा उस तरह से देखना चाहिए। कल एक रिपोर्ट आई थी कि वी आर रिव्यूइंग, पहले 15 दिसंबर से जो सारा ट्रैवल खुलने का था उसके लिए अभी रिव्यू कर रहे हैं, तो रिव्यू करके देखेंगे। लेकिन जो अच्छी चीज मुझे लगी, इस बार वायरस को फर्स्ट रिपोर्टेड टू WHO फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन नवंबर द 24th, और आप देखिए 3 दिन बाद उन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता दिया लास्ट फ्राइडे को। तो इसमें सारे लोग मिलके एक साथ जो नॉलेज है और जो सारा का सारा रिसर्च है शेयर करने के लिए तैयार हैं। रिगार्डिंग जो ट्रैवल वाला है, उसके लिए एग्रेसिव सर्वेलेंस की बहुत जरूरत है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की। जिन भी कंट्री में ये ओमिक्रॉन है, वहां से अगर कोई भी ट्रैवलर आता है, उसका RT-PCR लैंड करते ही होगा। नेगेटिव आता है तो 1 हफ्ते का क्वारंटीन है। उसके बाद उनका डे 8 पे दोबारा टेस्ट होगा, उसके बाद 1 वीक और क्वारंटीन है। आप ठीक कह रहे हैं, ये सारे नॉर्म्स हमारे यहाँ बने हुए हैं, लेकिन जो डॉक्टर रे ने एक बड़ी स्ट्राइकिंग बात की कि भारत में क्या किसी भी देश में आएगा ही आएगा। आप सहमत है इससे? आप कुछ भी कर लें, ये ट्रैवल तो करेगा दुनिया में। नहीं, आएगा, लेकिन सौरभ जी, आपको ये भी देखना है कि 2 हफ्ते के बाद हम लोगों को इस वायरस के बारे में काफी कुछ मालूम हो चुका होगा। ओके, तो तब तक के लिए उतना समय हमें मिल जाएगा। हाँ, लेकिन उसमें ये जो मैं कह रहा हूं कि पैनिक या घबराना नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सतर्क रहना है। तो ये जो हम लोग एग्रेसिव सर्वेलेंस कर रहे हैं, जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन है कि आप टेस्ट करिए। जैसे ही पैसेंजर आता है, 1 हफ्ते का क्वारंटीन, उसके बाद डे 8 पे चेक, फिर 1 हफ्ते का और क्वारंटीन। डॉक्टर नारायण, एक सवाल और आ रहा है व्यूअर्स की तरफ से, वो ये कि क्या हम ये जानते हैं कि इस वेरिएंट के, ओमिक्रॉन के, अपने कोई स्पेसिफिक खास सिम्टम्स हैं जो कि बाकी वेरिएंट से अलग हो? तो मैक्सिमम केसेस अभी तक जो देखा गया है तो साउथ अफ्रीका में और हमारे यहाँ करीब यूके में 13 केसेस हैं। सब में वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, हल्की बुखार है। अभी कोई मेजर सिम्टम्स नहीं दिखा गया। जैसे कि डेल्टा में हम लोग देख रहे थे कि हार्ट मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, स्मॉल हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसा कोई भी सिम्टम अभी देखा नहीं गया है। सब माइल्ड सिम्टम है, सर्दी, खांसी और बुखार जैसे सिम्टम, जैसे माइल्ड वायरल फ्लू इलनेस में होता है।
तो होपफुली ये माइल्ड इन्फेक्शन ही होकर रह जाए, और अब जैसा इवॉल्व करेगा रिसर्च अगले 2-3 वीक में पता चलेगा, जब और भी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं तब उनका कैसा प्रोग्नोसिस होता है, कैसा उनका सिम्टम्स इवॉल्व करता है अगले 2-3 हफ्ते में, तब आगे शायद और जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी तक बहुत हल्के सिम्टम्स हैं। मतलब मोटे तौर पे कहें तो जो भारत में जो सेकंड वेव के लिए जिम्मेदार था डेल्टा वेरिएंट, उसके मुकाबले माइल्ड ही कहा जा रहा है इसको। जी अभी तक यही पता है। जी जी। अरे सर, एक सवाल और है कि कुछ जगह हम ऐसा पढ़ रहे थे कि क्या जो रेगुलर आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं हमारे यहां पर, वो इसको पकड़ने में सक्षम है? उसमें आएगा ही आएगा क्योंकि इसकी म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हैं। अभी तक जो जानकारी मिली उसके हिसाब से आरटीपीसीआर टेस्ट को पकड़ी, चूंकि जितने भी टेस्ट पॉजिटिव हुए थे आरटीपीसीआर के साउथ अफ्रीका में, सबने और जितना जो नया वेरिएंट है उसको पकड़ा था। तो होपफुली ये मैक्सिमम केसेस में पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम केसेस में पकड़े जाएंगे। लेकिन ये बहुत प्रीमेच्योर होगा कहना, बहुत जल्दी होगा कहना कि सब केसेस पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि अगेन इवॉल्विंग रिसर्च है। होपफुली अगले 2-3 हफ्ते में इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी तक जो पता है ये आरटीपीसीआर को फेल होपफुली नहीं कर रही। डॉक्टर, ये भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पर अभी बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है। हमारे यहाँ वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है लेकिन ये बच्चों को लगना शुरू नहीं हुई है। आपके देश में शुरू हो चुकी है, काफी बच्चों को शायद लग भी चुकी होगी अभी तक। तो ये बताएं कि ये खास वायरस हो या इससे पहले के जो वेरिएंट्स रहे हैं, हमें क्या डेटा बता रहा है, क्या स्टडीज बता रही हैं, बच्चों पर खासतौर पर इसका असर क्या हो सकता है? ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन पेशेंट्स है उसमें 3 किस्म की पेशेंट्स हैं। मोस्टली यंग पीपल है, मतलब 20, 22, 25 साल के अंदर। लेकिन अभी तक कोई एकदम 15 से नीचे किसी के इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो बोलना मुश्किल है कि ओमिक्रॉन उस लेवल पे टारगेट करेगा कि नहीं। शायद नहीं करेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो पिक्चर है वो भले ट्रांसमिसिबल ज्यादा हो, एकदम बच्चे में एस रिसेप्टर्स भी कम रहते हैं, जिसके बारे में डॉक्टर साहब बोल रहे थे, कम रहते हैं, और उनकी इम्यूनोलॉजी थोड़ा डिफरेंट रहते हैं। तो मेन चीज जो जानना को रहता है कि देखिए, जो नुकसान हजारों, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो मर चुका है डेल्टा वायरस के कारण, डायरेक्टली वायरस किसी को नहीं मारा है। बॉडी का रिएक्शन अगेंस्ट द वायरस के कारण आदमी को सीवियर डिजीज होता है और फिर डेथ हो जाती है। तो ये बॉडी का रिएक्शन है, जिसको हम लोग SRS कहते हैं। मतलब बॉडी में जितनी डेंजरस केमिकल है वायरस को मारने के लिए, बॉडी उसको रिलीज करते हैं। उसको रिलीज करने के कारण वायरस तो मर ही जाता है, आदमी भी मर जाता है। इसीलिए टोक्लिसुमैब वगैरह, इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर्स, ऐसी दवाएं आया है। प्रॉब्लम यह है कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कितना बना पाएगा ये वायरस, वो अभी तक हमको पता नहीं। अगले 1 या 2 हफ्ते में वो पता चल जाएगा। यूरोपियन जो CDC अमेरिका में है, वैसे यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उन्होंने कहा है कि इनिशियली लग नहीं रहा है कि ये मैसिव इम्यूनोजेनिक रिएक्शन कर रहा है ये वायरस। लेकिन जैसा और डॉक्टर साहब ने बताया कि दिस इज स्टिल प्रिलिमिनरी। 1 या 2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि इसकी इम्यूनोजेनिसिटी कितनी है। उसी हिसाब से पता चलेगा कि अगर बच्चों में भी अटैक कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या ये लेना चाहिए, क्या स्टेप्स लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल का जवाब और दें, वैक्सीन पर ही हम बात अगर हम कर रहे हैं। पहली बात तो क्या अब दुनिया भर में ये माना हुआ नॉर्म है कि बच्चों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए जहां जहां भी वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है? और दूसरा, बूस्टर डोज, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। भारत में भी चर्चा शुरू हो गई। अभी तो हमें फर्स्ट सेकंड डोज पूरी करनी है, अभी बहुत फासला है, लेकिन अभी से बूस्टर डोज की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। क्या वो भी जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो अपने इसके बात कर सकता हूं, क्योंकि हजारों रिसर्च पेपर्स आ चुका है। मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, मैक्सिमम 6 महीने तक इसका इम्यूनोजेनिसिटी रहता है। कभी कभी 2-3 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, स्पेशली जिनकी उम्र 65 से ज्यादा है, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज बहुत ज्यादा डायबिटीज है, जिनको हम लोग HbA1c कहते हैं, 7, 7.5 के ज्यादा है। इन लोग को तो एब्सोल्युटली बूस्टर देना चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट है कि आजकल बात हो रहा है कि उसको भाई बूस्टर ही मत कहो, उसको थर्ड डोज कहो, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर उसकी इफेक्ट चला जाता है। तो एब्सोल्युटली बूस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक 2 डोज के बाद आता है, एब्सोल्युटली इसमें कोई 2 राय नहीं है कि फुल डोज देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, जो 3rd डोज है उसको बूस्टर भी नहीं कहना चाहिए। इन शॉर्ट ये भी बता दीजिए, एक फुल्ली वैक्सीनेटेड डबल डोज व्यक्ति जो है उसको कितने महीने की प्रोटेक्शन मिल रही है? देखिए, 3-4 जो अलग अलग पेपर है, एक में सिर्फ 2 महीने देखा गया है, एक में 6 महीने देखा गया है, एक में 8 महीना देखा गया है।
ऑन एन एवरेज मेडिकल वर्ल्ड को मानना है 6 महीने से ज्यादा नहीं होता है आम लोगों को, जिसको मान लीजिए अनकंट्रोल्ड डायबिटीज ना हो, HIV ना हो, या और कोई इम्यूनोजेनिक प्रॉब्लम ना, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज ना हो, या ऐसा कोई दवाई या TB ना हो। लेकिन ऐसी को अगर आपको इन तीनों में कुछ एक भी है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज है, डायबिटीज है, आपको उम्र 65 से ज्यादा है, शायद और कम टाइम काम करते हैं, तो उनको तो बूस्टर बहुत जल्दी लगना चाहिए। डॉक्टर रावत, अब सवाल ये जिससे हमने शुरुआत की थी, आपने बताया कि ये तेजी से फैलता है, WHO का ये मानना है। अब नॉर्मल प्रोटेक्शंस जिसकी हम सब आदी हैं, अभी मास्क लगाना, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कोई वायरस दूसरे वेरिएंट से ज्यादा तेजी से क्यों फैलता है और उससे बचाव के क्या वही तरीके कारगर हैं? देखिए सौरभ जी, बचाव के तरीके बिल्कुल वो ही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जब भी घर से बाहर जाएं, जहां भी हाथ टच करें, सैनिटाइज यूज करिए या हाथ वॉश करिए। लार्ज गैदरिंग, वेदर इज रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों में पार्टीज भी शुरू हो गई हैं, शादी का भी समय है, बच्चों ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है कई जगह पे। आई थिंक हमें बड़ा सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिगार्डिंग बूस्टर डोज, मैं डॉक्टर रे से सहमत हूं। 36 कंट्रीज में बूस्टर डोज लग रही हैं, UK, USA, फ्रांस, जर्मनी। हमने ये वाला क्वेश्चन अपनी जो नेशनल टास्क फोर्स में भी रेस किया था, तो अभी जो है वो लोकल एविडेंस गैदर कर रहे हैं, गवर्नमेंट लोकल एविडेंस, बूस्टर डोज की मेडिकल एविडेंस कर रहे हैं। एंड आई थिंक कुछ टाइम में पता लगेगा बूस्टर डोज यहां स्टार्ट होती है या नहीं होती है। मैं इंग्लैंड में था 17 साल, मुझे ये लगता है कि जैसे UK में फ्लू वैक्सीन एवरी ईयर लगाते हैं और फ्लू वैक्सीन में थोड़ा ट्वीक करते हैं हर साल, और डॉक्टर नारायण जानते होंगे कि एवरी ईयर फ्लू वैक्सीन लगती थी। हो सकता है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जितने भी म्यूटेशन आएंगे उसमें यह होगा कि हो सकता है आपको, जैसे आप फ्लू वैक्सीन लेते हैं, वैसा ही कोरोना वायरस के लिए आपको वैक्सीन लेने की जरूरत पड़े। और डॉक्टर रे ने बिल्कुल ठीक कहा है, 6 महीने से 8 महीने अमेरिका में ने भी जो बूस्टर डोज देने का किया है, वो 8 महीने बाद ऑफ द सेकेंड डोज। तो डॉक्टर साहब, ये लोगों को डराने के लिए नहीं, व्यूअर्स को डराने के लिए नहीं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप अडॉप्ट करें, दोबारा से उतनी सतर्क हो जाएं, इसके लिए हम ये बात बार बार दोहराएंगे। भारत में जनवरी के अंदर से वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, आज हम दिसंबर में, लगभग 10 महीने हो चुके डॉक्टर साहब, 12 महीने। तो मतलब इसका मतलब जिसको जनवरी में वैक्सीन लगी थी, या जिसको फर्ज कीजिए मार्च, अप्रैल, मई तक भी वैक्सीन लगी थी, उसकी इम्यूनिटी या तो खत्म हो चुकी है वैक्सीन की वजह से, या वो वेन कर रही है धीरे धीरे, अब वो खत्म होने की ओर है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी वो ये ना सोचे कि मुझे डबल डोज लगी हुई है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको भी उतना ही सतर्क रहना पड़ेगा। डॉक्टर रावत, आई थिंक इसमें यह भी है, जो हमने अभी रिसेंट सर्वे किया है, 80-90% ऑफ द पॉपुलेशन कई जगह पे उनको एंटीबॉडीज पाई गई हैं। तो हो सकता है कई बार कि बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, उनका डायग्नोस नहीं हुआ होगा, पॉजिटिव नहीं आए होंगे, लेकिन 80-90% ऑफ द पॉपुलेशन इन सम states have already got antibodies। इसीलिए जो हमारे नंबर्स भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं, धीरे धीरे, और जो आपने बताया है कि 6000 के करीब नंबर आ गए हैं, जो कि 500 दिन में पहली बार इतने कम आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर चौबे, हमको चीन का एक्सपीरियंस बता रहे थे वहां पर कितनी ज्यादा सख्ती है। डॉक्टर साहब, यहाँ भारत में फिलहाल जो है वातावरण बड़ा खुला हुआ है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी तेजी से चल रही है, और सरकार के लिए बड़ी पशुपेश की स्थिति होगी अगर उसको दोबारा कर्ब्स लगाने पड़े। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, चीन में लॉकडाउन जैसी स्थिति, अभी आप बता रहे थे हॉस्पिटल्स तक लॉकडाउन में कर दिए जाते हैं, किन परिस्थितियों में इतने कठोर फैसले वहां लिए जा रहे हैं? देखिए, चाइना में जो है, पूरे चाइना में 0
कोविड को हम लोग लेके चल रहे हैं, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट लेके चल रही है। मतलब अगर एक भी केस कहीं डिटेक्ट, जैसे भी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा डिज्नीलैंड में 2 केस डिटेक्ट हुए थे, तो उन लोगों ने पूरे लोगों को जो भी उन्होंने विजिट किया, जो उस वक्त थे डिज्नीलैंड में, उन सबको क्वारंटाइन किया और 2 दिन तक रखा और दे डिड कंटिन्यूअसली टेस्ट फॉर 5 टाइम्स और उसके बाद फिर 14 डेज का क्वारंटाइन किया। तो इनका जो पॉलिसी है वो 0 टॉलरेंस पे चल रहा है, ऑल्दो वैक्सीनेशन इनका अपना ऑलरेडी चल ही रहा है और साथ में जो है इनका जो स्क्रूटनी और कौन कहाँ ट्रेवल करता है, किस जगह पे जाता है, वो पूरी मतलब नॉट ओनली फॉर एक्सपर्ट्स ऑल्सो फॉर द नेशनल जो इनके रेसिडेंट हैं उनके लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल से इनको फॉलो किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपको लियांजाओ जो एक एरिया है वहां पे भी पूरा उन्होंने पूरा प्रोविंस कोई लॉकडाउन लगा दिया। मैं आपसे इस पर्सपेक्टिव से समझना चाह रहा था डॉक्टर चौबे कि ये कुछ 100,000 केसेस किसी प्रोविंस में आ जाए तब किया जा रहा है या कुछ केस आ जाए तो भी? इवन एक केस सांघाई में 3 केस हैं, मतलब 3 केस रिसेंटली डिटेक्ट हुए हैं, सिर्फ रिसेंटली। इससे पहले ऑलरेडी 40 केस डिटेक्ट हो चुके हैं। तो इतने इन्होंने क्लोज सर्विलेंस इस पे रखा हुआ है। बाकी मैं और डॉक्टर और जो पैनलिस्ट की बातें सुन रहा था और उनसे तो मुझे यही लग रहा था कि कोई ट्रिपल मतलब बूस्टर डोज और फिर क्या बोलते हैं कि सर्विलेंस ओमिक्रॉन वायरस पे क्या है। देखिए कुल मिलाकर मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। हमारे इंडिया में जब फर्स्ट वेव आया था तो आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि लगभग 25% ऑफ द पॉपुलेशन वाज गेट अफेक्टेड। सेकंड जो हमारा वेव आया उसमें लगभग 50% आया, जिससे मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हुई। मतलब हम वी हैज लॉस्ट मेनी पीपल जो अनएक्सपेक्टेड था। आई एम श्योर द थर्ड वेव विल कम and it will be third 75%, but 75% is doesn't mean that 75% of the population means one मतलब कुल मिला के 2/3 मतलब उसका जो इफेक्ट रहेगा वो रहेगा आपको 75 मतलब 100 का थर्ड रहता है वो जी बिल्कुल, और लास्ट में रहेगा बिल्कुल नेग्लिजिबल। बिल्कुल तो इसका मतलब ये है कि जो हम अपने लाइन पे चल रहे हैं, जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस है और जो हम जो क्या बोलते हैं डबल वैक्सीनेशन, इसलिए मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम मतलब अब कमिंग अप मई और जून में हमें 100 करोड़ वैक्सीनेशन की और जरूरत पड़ेगी। आपकी बातों से सब आप सारे एक्सपर्ट्स की बातें सुनकर यही सबसे बड़ी बात तो ये समझ में आई है कि वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम वो बिहेवियर कोविड को लेकर के जो अपनाया था भूल गए हैं उसको बिल्कुल ना भूलें और एक बार फिर से मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना, धोना और दूरी बनाए रखना, इनको बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि मुझे एक चीज डॉक्टर रे की इस शो में खत्म करते हुए अब बहुत लंबे अरसे तक याद रहेगी कि ये वेरिएंट कहीं भी हो, ये क्या कोई भी वेरिएंट हो, जब तक दुनिया में कोरोना है वो वेरिएंट आपके देश में और आपके शहर में आएगा और उससे बचाव क्या है ये आपको सारे डॉक्टर्स ने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रावत, डॉक्टर रे, डॉक्टर नारायण, डॉक्टर चौबे, डॉक्टर कटारिया आज इस शो पर आने के लिए और एक बार फिर हमको कोरोना से आगाह करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।